आज मैं न्यूज़ देख रही थी। वो खबर सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे गूज़ बम्स आने लग गए कि हम इतनी तरक्की कर चुके हैं और डिजिटली इतने आगे पहुंच चुके हैं, तकनीकी में हम सब में बहुत आगे हो गए, हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। मैंने एक टर्म पढ़ा, डिजिटल अरेस्ट। मेरे रियली होश उड़ गए कि ऐसा भी होता है। अभी जो आज तक की एक पत्रकार हैं, उनके साथ ये डिजिटल अरेस्ट हुआ। वो अपनी कहानी अपने वीडियो में बता रही थी। एक ऐसा अपराध है जिसकी शिकार ऋचा खुद हुई है और आज वो आपको खुद बताएंगी। मसला है डिजिटल अरेस्ट का। अगर बीते एक महीने की बात करें, जो डेटा है उसमें तकरीबन 400 करोड़ रुपए की ठगी इस डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से की गई है। तो आपको लगा कि ये उस तरह की कॉल नहीं है। थोड़ा कुरियर की डिटेल जानने के लिए 1 दबाएं, अपडेट ट्रैकिंग जानने के लिए 2 दबाएं। तो आप एक्चुअली अभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सेल चली है बहुत अच्छे से। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 1-2 ऑर्डर मैंने भी कर रखे थे, तो मुझे लगा शायद मेरे कुरियर की अपडेट है। ठीक है। तो मैं भी सामने से इंसान बात करता है जिसका नाम था करण वर्मा। मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इंडिया में रहती हूँ, अभी तक फॉरेन जाने का नंबर नहीं लगा, तो आप ये ऐसा है मजाक किसी और से करिए। शायद आपका हमारे पास आधार है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ आधार क्या है मेरा फिर नंबर। उन्होंने एग्जैक्ट मेरा जो आधार नंबर है वो पढ़ दिया। तो शक था, मुझे लगा इनके पास मेरा आधार है तो शायद मेरा आधार कहीं इस्तेमाल हुआ है। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में भी कई किलो ड्रग्स पकड़े जाने की खबर थी। तो आपके बैकग्राउंड में ऐसी बहुत सी खबरें होती हैं कि कनेक्टिविटी थी और वो मुझे ये इतना यकीन दिला चुके थे, जो पहली बार शायद मुझे लगा कि मेरा आधार कार्ड शायद मिसयूज हो चुका है। रिपोर्ट है और एनडीएमए है या एमडीएमए है। तो मैंने कहा ये क्या होता है, मेरे मुंह से वही निकला। तो कहता है मैम ये इलीगल ड्रग्स है, अगर आपके पास 200 ग्राम एनडीएमए निकल आए तो आपको 15 साल की जेल होगी। अब आपका मुंबई पुलिस जो नंबर मैंने सेव नहीं किया, मुंबई पुलिस के नाम से बज रहा है, तो मुझे लगा ये तो गवर्नमेंट का ही है। फिर मैंने उठा लिया और फिर वही इंसान सामने। वहां से उसकी, जैसे ना मैं जर्नलिस्ट से आम इंसान से, वहां पे मैं क्रिमिनल थी उनके लिए। हमें सोना कितना है, क्या है, तरह की डिटेल मांगी उन्होंने। सारी मांगी। अच्छा, कितना पैसा है, कितना आपके नाम पे गाड़ी है कि नहीं, मकान है कि नहीं, और आप क्या लगे आपको, यह सब खत्म ही है और करना ही है, यही करेंगे। तो ऐसा करते हैं, घर वालों को बता देते हैं, क्योंकि घर वालों के पास वजह होनी चाहिए कि आपका बच्चा किस वजह से कहीं गया है दुनिया से। या पता नहीं, शायद वो बता रही हैं कि उनको लगा कि वो अपने होश खो चुकी हैं। वो हिप्नोटाइज हो गई। हिप्नोटाइज करके उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे जवाब दिए और खुद उनको यकीन होने लगा कि हाँ वो कुछ किसी ड्रग्स में शामिल है और उन्होंने कुछ गलत किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं सोच रही थी कि अब ऐसा है, खुद को ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ड्रग्स केसेस में तो कोई बाहर आता नहीं है। उनको मेंटल टॉर्चर किया और वो करीब 2 घंटे वो कॉल चलती रही। जब कॉल बंद हुई तो उनको ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ उनके आसपास हो रहा था, और उनसे कहा दरवाजे बंद कर दो, पर्दे डाल दो, किसी से बताना मत। तो वो इतनी नर्वस हो गई कि उनको सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। बाद में उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, अपने बॉस को, अपने लोगों को बताया, तो लोगों ने उनको समझाया कि ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। और इस तरह से वो बहुत मुश्किल से संभल पाई। लेकिन उसको जो उस थोड़े से समय में इतना मेंटल टॉर्चर हुआ कि वो बताते बताते उनको रोना आने लग रहा था। वो तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी, जानकार अवेयर लड़की थी, जो खुद पत्रकार हो। जो आम जनता है बेचारे, जो पढ़े लिखे कम है, उनको तो कुछ भी पता नहीं, वो तो कभी भी फंस सकते हैं। और ऐसे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केस ऐसे आए कि जिसमें किसी बुजुर्ग महिला से उसके लाखों रुपए निकाल लिए गए। किसी डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, एक और पत्रकार हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ। और अभी मन की बात में मोदी जी ने भी इसके लिए अवेयर कराया कि हमको इससे डरना नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि जो हमको डिजिटली अरेस्ट कर सके। और उन्होंने लोगों को समझाया कि आप बिल्कुल डरिए मत, हो सके तो कंट्रोल रखिए, रुकिए, थोड़ा सोचिए और फिर उसमें काम करिए। और अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेल्पलाइन नंबर उसको डायल करिए और तुरंत बताइए कि इस तरह का कोई साइबर क्राइम हो रहा है हमारे। ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप,
कानूनी धाराएं, लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और कहीं भी अपने OTP, अपने आधार कार्ड, अपने डेटा किसी को ना बताएं जब तक कि आप कंफर्म ना हो जाएं कि ये कॉल सही है। और ये बात मुझे सुनकर के वाकई बहुत डर लगा कि हम लोग भी इतने ध्यान नहीं रखते। पता सब है, न्यूज़ भी देखते हैं, सब मालूम है, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते। और अगर कोई ऐसे हमें हिप्नोटाइज कर ले तो शायद हम भी कुछ भी बता सकते हैं। क्या क्या हो रहा है दुनिया में कि जो तकनीकी हमको आगे बढ़ाने के लिए है वही हमारा नुकसान कर रही है। और इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि हमको अवेयर रहना है। तो आप लोग तो नए बच्चे हैं, जो नए जनरेशन है, उनको सब पता है, वो लोग तो कंप्यूटर और सब में माहिर हैं। लेकिन जो लोग अभी पुरानी पीढ़ी है, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई लोग, बहन लोग, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनमें ये अवेयरनेस दें, उन्हें समझाएं और अलर्ट रखें और खुद भी अलर्ट रहें। कभी कभी हम पढ़े लिखे और सब जानकार होने के बावजूद भी हम गलती कर देते हैं। तो बी अलर्ट एंड बी सेफ। गुड बाय।